कश्मीर लाइव के आज के इस लाइव सेशन में आपका इस्तकबाल है। कोविड-19 की वबाई सूरत-ए-हाल ने हर एक का ध्यान अपनी ओर राग़िब किया है और इस बीच बाकी सारी तकालीफ नज़रअंदाज हो जाती हैं। विंटर्स में आम हड्डियों की तकालीफ का इजाफा होता है। इस बीच हमारे यहाँ जो बुज़ुर्ग अशख़ास हैं वो इस दर्द की शिकायत करते हैं कि जोड़ों में तकलीफ़ें, बैक पेन है वगैरह। तो इस ज़मन में आज हमने मौज़ून जाना कि एक ऑर्थोपेडिशन को दावत दी जाए इस प्रोग्राम में। तो आज हमने मदऊ किया है इस प्रोग्राम में डॉक्टर तारिक मलिक साहब को, जो एक जाने माने ऑर्थोपेडिशन है। तारिक साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव सेशन में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि विंटर्स में ही क्यों ये तकालीफ आम हो जाती हैं। हर एक शख्स ये बोलता है कि हमें ये दर्द है, हमें हड्डियों में दर्द है। तो विंटर्स में ज़्यादातर ये शिकायत क्यों रहती है? हड्डी की तकालीफ है जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो हमारा रोजमर्रा का काम कहा जाता था वो कम हो चुका है। ओके। ज़्यादातर सेडेंटरी है, उतना फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं। और रही बात सर्दियों में दर्द बढ़ जाने की, एक साइंटिफिक बेसिस है इसकी। जो हड्डियों के जो दर्द हैं वो सर्दियों में बढ़ जाते हैं। यस सर। जी। तो डॉक्टर साहब, हड्डियों से जुड़ी जो तकालीफ हैं तो कितने अक़साम हैं इसमें? कितने किस्म की तकालीफ हैं जो हड्डियों से जुड़ी? हड्डियों की बीमारी की बात करें तो इसमें हम 3-4 चीज़ों में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। ट्रॉमा है, जैसे ओके। किसी को चोट लगी है, वो एक चीज़ है। दूसरा है डिस्क का तकलीफ, जिसको आम लोग भी अब डिस्क ही कहते हैं, चाहे वो एग्जैक्टली। सर्विकल स्पाइन में डिस्क हो, लंबर स्पाइन में डिस्क हो। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो घुटनों में ज़्यादा तकलीफ पहुंचाता है, जो ज़्यादा घुटनों को ज़्यादा असरअंदाज करता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ओके। किसी भी जोड़ को कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर वो घुटनों से स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जैसे रिमेटॉइड आर्थराइटिस को रिहार बोलते हैं कश्मीरी में, वो है। अक्सर हमारी माँ बहनें ये शिकायत करती हैं कि हमें बैक में पेन है, क्योंकि उनको घर का काम करना पड़ता है। क्या यही वजह है कि मर्दों के मद्दे मुकाबिल औरतों में ये इस तरह की बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं? यहाँ पे जो काम काज है, जो घर का मामूल का काम करना पड़ता है, वो औरतों को ही ज़्यादा करना पड़ता है। वो तो किसी भी सोसाइटी में औरतों को भी करना पड़ता है। करना पड़ता है। जी। लेकिन यहाँ पे जो है, औरतों में ज़्यादा देखा जाता है, उनको कमर यानी बैक की तकलीफ ज़्यादा होती है, गर्दन की तकलीफ ज़्यादा होती है, जिससे फिर बाजू में दर्द चला जाता है। कमर में तकलीफ होती है, जो फिर टांगों में चली जाती है, जिसको रेडिकुलोपैथी कहते हैं। या उनकी हथेली में दर्द रहता है, उनके कहनियों में दर्द रहता है, एल्बोज में, उनकी नीज में दर्द रहता है। उनके उठने बैठने का तौर तरीका जो होता है, काम काज का तौर तरीका जो होता है, वो थोड़ा गलत भी होता है। जैसे ओके। किसी और को कुछ वजन उठाना है, वो उसको बैठना है, फिर बैठ के हाथ में लेना है, फिर उठ जाना है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो एकदम से झुक जाते हैं और वजन उठा लेते हैं, जिससे उनकी कमर की हड्डी में, पीठ की हड्डी में तकलीफ आ जाती है, जोर आ जाती है, और वो दर्द आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है। पहले तो हमारी माओ बहनों को क्या करना चाहिए कि वो इस चीज से बच सके? काम काज तो करना है, उससे तो छुटकारा मिलेगा ही नहीं। किसी को तौर तरीका बदलना है। जैसे हम किसी माँ किसी माँ बहन को लेंगे, वो बैठ के, वो खड़े रह के फिर सीधे झुकती है, और एक पानी का बकेट, हम पानी के बकेट की मिसाल लेते हैं। वजन तो कोई भी हो सकता है, पानी के बकेट की मिसाल ले सकते हैं। वो ऐसे झुकी और एकदम से उठा लिया, जिससे उनकी कमर में जोर आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। उनको नीचे ही बैठना है, एग्जैक्टली। बैठ के फिर उनको पकड़ना है, हथेली हाथ में लेना है, फिर उठना है, फिर चलना है। झुकने का काम है, उसका तरीका बदलना है। जैसे झाड़ू वगैरह लगाते हैं, उसको थोड़ा झाड़ू को जो हैंडल होता है, उसका थोड़ा लंबा करके वो कर सकते हैं। ज़्यादा झुकने का काम उस तरीके से करना है कि काम भी हो जाए, लेकिन अपना जिस्म भी बच जाए। एग्जैक्टली। जी। तो सर, हमने देखा है कि कोई जब किसी को चोट लगती है, किसी को लगता है कि मेरी मेरी हड्डियां कमजोर हैं, तो वो खुद से ही कैल्शियम कंज्यूम करता है। कितने एक काम कितना सेफ है और इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं जो कैल्शियम खुद कंज्यूम करते हैं? देखिए, कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो एक खास रिक्वायरमेंट होती है। हर किसी इंसान को जो जब मुकव्वी ग़िज़ा मिलता है, बैलेंस्ड डाइट जिसको कहते हैं, उसको फिर कैल्शियम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब डाइट मुकव्वी नहीं होता, बैलेंस्ड डाइट नहीं होता, उनको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन खुद ब खुद कैल्शियम खाना वो एक ठीक बात नहीं है। उसमें फिर हम देखते हैं, ज़्यादातर किडनी स्टोन्स देखे जाते हैं। एग्जैक्टली। कैल्शियम ज़्यादा खाएँगी, अनकंट्रोल्ड कैल्शियम खाएँगी,
और विदाउट एनी इंडिकेशन पहले देखना है कि कैल्शियम की जरूरत है भी कि नहीं है भी या नहीं। हाँ जी, कोई सेल्फ मेडिकेट करेगा तो वो कभी नुकसानदेह भी साबित हो सकता है। यस सर। तो सर अगर हम बात करें एक नौजवान की, जो कि आजकल आम चल रहा है कि लोग नौजवान जिम ज्वाइन करते हैं, उसके बाद सप्लीमेंट्स लेते हैं। सप्लीमेंट्स से क्या क्या फर्क पड़ सकता है टिश्यूज पे, बाकी सारे टिश्यूज पे या हड्डियों पे? देखिए, जो सप्लीमेंट्स है, बाजार में बहुत सारे सप्लीमेंट्स है। उन ओके, सप्लीमेंट्स में देखा गया है कि कुछ सप्लीमेंट्स में स्टीरॉयड मिला हुआ होता है। एग्जैक्टली। स्टीरॉयड से क्या हो जाता है, उनकी जो मसल मास है वो बढ़ जाता है। मसल मास उनका बढ़ जाता है, वो सेफ नहीं है हेल्थ के लिए। उनके उनसे फिर उनके किडनियों पे असर आता है, उनके बाकी सिस्टम पे असर आता है। डायबिटीज हो सकता है स्टीरॉयड से, अनकंट्रोल्ड स्टीरॉयड्स खाएंगे विदाउट एनी मेडिक प्रेस्क्रिप्शन। यस सर। वो वो कंटेमिनेटेड होते हैं वो सैम। अगर एक तरफ से देखा जाए जो उसमें होना चाहिए, अगर वो प्रोटीन सप्लीमेंट ले दैट इज ओके, लेकिन कुछ सप्लीमेंट्स ऐसे जिनमें स्टीरॉयड देखा जाता है, स्टीरॉयड पाया गया, वो खुद ब खुद कंज्यूम नहीं करने चाहिए। उनको अगर जिम जाना है तो वो जो नेचुरल डाइट है उससे उसकी भरमाई करे। बुराई उनका करें। और सर मसल्स तो गेन होते हैं उससे, उसमें टाइम, थोड़ा टाइम लगता है, कम या ज्यादा टाइम तो लगता है, उसमें मसल्स गेन होते हैं, लेकिन हड्डियों पे क्या असर पड़ता है उसका? देखिए, जो हड्डियों पे जो असर पड़ता है, देखिए अगर इंसान को मसल मास ज्यादा है तो उसकी हम्म। हड्डियां मजबूत होनी होनी चाहिए। हम्म। मास ज्यादा तभी इंसान बर्दाश्त करेगा जब उसकी हड्डियां मजबूत। ओके। अगर हम सर बात करें ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स की, कौन से स्टेज पे हमें लेना चाहिए? ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स यानी? यानी जब हम कोई स्टेरॉइड लेते हैं, कोई दवाई लेते हैं, जब कोई टिश्यू कमजोर होता है हमारा, तो हम वो मेडिकेट कर दें, खुद मेडिकेट करते हैं, या फिर कोई किसी ऑर्थोपेडिक से लेते हैं तो वो बोलते हैं कि आपको इम्प्लांट की जरूरत है अभी। सप्लीमेंट की जरूरत। यस। हाँ, सप्लीमेंट इंसान को तब लेना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा, जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है वो इंसान को डाइट से पूरी हो जाती है। अब जिस जिस आदमी का डाइट बैलेंस्ड नहीं है, जैसे उसको फ्रूट कितना लेना है, उसको राइस कितना लेना है, ठीक है, उसको मीट कितना हम्म। लेना है, उसको दालें कि प्रोटीन्स कितने लेने हैं, अगर वो उसको उस हिसाब से वो नहीं लेता है तो उसको सप्लीमेंट की जरूरत है, चाहे वो कैल्शियम की सूरत में हो चाहे वो प्रोटीन की सूरत में, उसको वो है, लेकिन खुद ब खुद नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर से मिलने के बाद ही लेना बात। चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करने के बाद ही लेना चाहिए। खुद ब खुद लेने से, आपको मैंने बताया, स्टेरॉइड से डायबिटीज हो सकता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ सकती है, स्किन कमजोर होता है, और आंखों की बीनाई पे असर पड़ता है स्टेरॉइड से। वो कोई जो भी इंसान का जो भी निजाम है, स्टेरॉइड का नेगेटिव इम्पैक्ट है पूरे जिस्म पे। एग्जैक्टली। जी। तो सर आप हमें ये बताएं कि कौन से एज लिमिट तक हड्डियां हड्डी का काम करना कम होता है और वो कमजोर होने लगती हैं इंसान की, कब, कौन से स्टेज में? देखिए, मैं आपको बता दूंगा, जो हड्डियों का बनना है ये इंसान के माँ के बतन में ही शुरू हो जाता है। हम्म। फिर वो अप टू 30 ईयर जो है हड्डियां बढ़ती जाती है, बनती रहती हैं। वो मजबूत मजबूत होती जाती है। ओके। 17-18 साल तक इंसान का कद बढ़ जाता है, लेकिन हड्डियों की जो मजबूती है वो 30 साल तक बहुत अच्छी रहती है। लेकिन 30 साल के बाद ये जो बैलेंस है हड्डी बनने का, उसके बिगड़ने का, ये थोड़ा डिस्टर्ब होता है। जब तक इस 30 ईयर्स का एज हम लेते हैं, उसके बाद इंसान को सप्लीमेंट लेने चाहिए, ओके। ताकि वो जो उसकी जो डिग्रेडेशन है वो उसको बैलेंस कर सके। ओके। जी। तो बुजुर्ग अशखास जो इस विंटर्स में बोलते हैं कि हमें बैक पेन है, हमें चेस्ट पेन है, हमें हड्डियों में दर्द है, क्यों ये ज्यादातर बुजुर्ग में देखा जाता है? देखिए, बुजुर्गों में हमारा जो विंटर्स होते हैं वो हार्श विंटर्स होते हैं। यहाँ पे आप देखोगे, अगर आप समर लेंगे, समर्स में देखते हैं, हम सुबह इंसान निकलता है ब्रेकफास्ट के बाद, कोई वॉक पे जाता है, कोई अपने काम पे जाता है, लेकिन विंटर्स में पूरा तवाज़ुन बिगड़ जाता है। इंसान वॉक नहीं कर सकता है, इंसान घर से बाहर नहीं निकल सकता है सर्दी की वजह से, लोगों का काम रुक जाता है, विंटर्स में काम भी कम होता है, जो डेली वेजर्स होते हैं वो काम भी नहीं करते हैं, वो घर से निकलते नहीं है। तो एक ही जगह बैठने से जो हमारा बैठने का तरीका है वो भी थोड़ा डिफरेंट है। जैसे हम बैठते हैं हम्म। नीचे, हम सोफा पे नहीं बैठते हैं, हम नीचे फर्श पे बैठते हैं, उसमें हम टांगे मोड़ के रखते हैं,
वो टांगे मोड़ के रखने से जो हड्डियां हैं, जो घुटने की हड्डियां हैं, जो कार्टिलेज होती हैं, उस पर असर आ जाता है। ठीक है, जो बैक है, बैक पेन ज्यादा हो जाती है, क्योंकि सीडेंटरी लाइफ है, तो इंसान मूवमेंट नहीं करता है। मूवमेंट ओके। इंसान की सेहत के लिए ज्यादा जरूरी है। एक ही जगह बैठना, सर्दियों का मौसम, ये सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं इस दर्द के बढ़ने के लिए विंटर्स में। बंदा ऑफिस में काम करता है जो कि उसका शिफ्ट होता है 8 आवर्स का, वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7-8 बजे तक ऑफिस में बैठा रहता है, उसका काम ही वही है। उसको कौन कौन सी तकालीफ हो सकती है और उसको कौन कौन सी चीजें रद्द करनी चाहिए जिससे वो ऑर्थोपेडिस्ट के पास नहीं जाना पड़े, वो बच सकता है इन बीमारियों से? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं, जो शिफ्ट्स होते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, चेयर पे बैठते हैं, चेयर पे बैठने हम्म। से भी कमर, इंसान के कमर में ज्यादा बुरा असर पड़ता है, अगर वो चेयर कंफर्टेबल ना हो तो। ओके। उनको देखना है, अगर वो 8 आवर्स एक ही जगह बैठते हैं, उनको कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो उठ भी नहीं पाते हैं वहां से। उनको सुबह शाम टाइम रखना है वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए, चाहे वो एरोबिक्स हो, चाहे वो जिम जाएं, चाहे वो सिंपल वॉक करें, वो भी चलेगा। अब रही बात उनके जो ऑफिस में चेयर है, वो उनको कंफर्टेबल रहनी, क्योंकि वो हम्म। लाइफ लॉन्ग है, वो इनको 4 दिन 8 दिन का नहीं है, चलेगा। वो लाइफ लॉन्ग है, जितना वो उस चेयर का ख्याल रखेंगे, चेयर कैसी है वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, वो कंफर्टेबल होनी चाहिए। उनको अपने हिसाब से देखना है, जो कम बैक है वो स्ट्रेट होना चाहिए, ऐसे झुक के नहीं करना है। जैसे वो कोई कंप्यूटर के साथ ज्यादा कर रहा है, उनके सामने हम्म। ऐसे स्टैंड होना चाहिए, स्टैंड पे कंप्यूटर रहे, ताकि जो गर्दन है वो सीध में रहे, ऐसे झुक के ना रहे ज्यादा, या ऐसे ओके। साइड में ना रहे ज्यादा, वो चीजें उनको देखना है। वो सारी ओके। चीजें जो पोस्चर का ख्याल रखने से कंट्रोल में रह सकती हैं, दूर रह सकती हैं। क्या क्या करना चाहिए जिससे हम बच सके इन सारी बीमारियों से, जो कुछ सडन अटैक्स होते हैं कभी सडनली, कोई कैसे इसमें कैसे प्रकार चित गसिंग चित गसा कौन सा, वो क्या होता है सर? चित होता है, एक्चुअली चित, अगर सिंपल हम चित देखेंगे, कश्मीर में चित बोलते हैं, वो बैक स्प्रेन है। जैसे आप नीचे झुक के आपने कोई ऐसा वजन, भारी वजन उठाया, जो आपके रोजमर्रा का काम नहीं था, आपने ऐसा भारी वजन उठाया जो आपने आज तक नहीं उठाया था, नहीं उठाया था। ये ऐसा है जो हम्म। अनएकस्टम्ड है, क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो इसके लिए तैयार नहीं, आपको नहीं मजबूरन थी। वो उठाना पड़ा, मसल में स्प्रेन आया, सिंपल बैक स्प्रेन हो सकता है, वो 2 दिन 3 दिन में ठीक होता है। लोकल ऑइंटमेंट लेंगे या जो भी दवाई लेंगे, 2 3 दिन में ठीक होता है। लेकिन अगर ये स्प्रेन आपको 3 दिन 4 दिन में नहीं ठीक होता, ये बढ़ता जाता है, अब अभी कमर में दर्द था, अब टांग की तरफ जाने लगा, तो आपको डॉक्टर को देखने की जरूरत है। अब रही बात ओके। इस चीज से बचने के लिए, बचना बचना आसान है, बचना उतना मुश्किल नहीं है। जो वजन आप अकेले नहीं उठा पा सकते हैं, उसको आप उठाने की कोशिश मत कीजिए। ना कर। वो इम्पोर्टेंट है। अगर वो उठाना भी है, तो थोड़ा तरीका ऐसा कीजिए कि आपके कमर पे जोर ना आ जाए। ना पड़े। सर अगर हम बात करें, कभी कभी इंसान कोई खेलता है, खेलते खेलते चोट लगती है किसी को, तो हम कैसे उसको कह सकते हैं कि इसको फ्रैक्चर हुआ है, या फिर हम ऐसे ही इलाज नहीं कर पाते? कोई बोलता है कि हमें फ्रैक्चर नहीं है, थोड़ा सा दर्द है, वो हॉस्पिटल नहीं जाता है, तो उसको फिर वो बढ़ जाता है, वो तकलीफ बढ़ जाती है। तो कंफर्म कैसे कर सकते हैं हम कि नहीं फ्रैक्चर हुआ है? कोई सिम्टम्स होगा उसका कोई? देखिए, अब खेलने की बात आ गई स्पोर्ट्स इंजरीज की। ये स्पोर्ट्स हम्म। इंजरीज है, ज्यादातर घुटने में होते हैं या शोल्डर में एग्जैक्टली। होते हैं। घुटने में होती है, किसी दो दो प्लेयर्स आपस में टकरा गए, एक की टांग हम्म। दूसरे की टांग से टकरा गई, वो करवट खा के नीचे गिर गया, उठ गई। उसके उसके अलामत है, वो उठ नहीं पाएगा। अगर वो उठ हम्म। भी गया तो वो खुद ठीक से नहीं चल पाएगा, वो लंगड़ापन करेगा, उसके घुटने में सूजन आ जाएगा, हाथ लगाने से दर्द हो जाएगा। उस सूरत में इंसान को डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें घुटने में एक दो चीजें ऐसी होती है जिनका इलाज मुआवजा अगर वक्त पे हो जाए, तो स्पोर्ट्स इंजरी जो है वो करेक्टेबल है, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ टाइम गुजर गया तो फिर ये बात आगे बढ़ जाती है। इसके हम्म। घुटने की जो कार्टिलेज होती है वो दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। घुटने की जो स्टेबिलिटी होती है वो लिगामेंट्स पे होती है। और स्पोर्ट्स इंजरी की बात आपने की, उसमें लिगामेंट्स टीयर हो जाता है। अगर लिगामेंट टीयर हो गया, जो घुटने का जो वो कंट्रोल था, जो वो एक बांधा हुआ था, वो खत्म हो गया, उसकी कार्टिलेज घिसते घिसते खराब हो जाती है आगे। ओके। उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और शोल्डर में, स्पोर्ट्स इंजरी शोल्डर में भी होती है, जैसे थ्रोइंग एक्टिविटीज या अदर थिंग्स है, उससे ज्यादा होती है। आप ये कंफर्म कैसे करेंगे? कंफर्म तो डॉक्टर ही कर सकता है। आपको सिर्फ हम्म। सस्पेक्ट करना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे डॉक्टर को देखना चाहिए, तो उस इंसान को डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
तो सर कितना टाइम लगता है अगर कहीं पे फ्रैक्चर होता है किसी को, तो ठीक होने में कितना टाइम लग सकता है अगर हम प्लास्टर के बाद बात करें, देखिए अगर उसको कोई सीरियस इंजरीज? यस सर। हर हड्डी के जुड़ने का एक टाइम होता है। हर हड्डी के जुड़ने का अलग अलग टाइम होता है। जनरली हम यूएस एफडीए की डेफिनेशन है कि 9 महीने में हड्डी जुड़नी चाहिए। अगर 9 महीने से ज्यादा कोई हड्डी रह गई जुड़ने से, तो उसको हम साइंस में नॉन यूनियन बोलते हैं कि ये हड्डी नहीं जुड़ गई। ये 9 मंथ्स एवरेज है, कुछ हड्डियों में इनसे कम है। तो सर अगर हम कमजोरी, कोई इंसान कमजोर है, तो इस पे क्या असर पड़ सकता है? किसी वो कभी वो बोलता है कि मुझे बैक पेन हो रही है, कमजोरी का कितना इफेक्ट पड़ता है बोन्स पे? बहुत ज्यादा असर पड़ता है। देखिए हमारे जो इश्यूज हैं क्लाइमेट के, यहाँ पे हमारा जो सीजन है तो वो ज्यादातर यहाँ पे सनी नहीं रहता है, धूप नहीं निकलती है ज्यादा। विंटर्स की बात करें तो आजकल तो धूप निकलती नहीं है। धूप से हमें निकलते एक नहीं। चीज हासिल होती है, वो है विटामिन डी। हमारे जो कपड़े पहनने का ढंग है, वो यहाँ का जो मौसम है, ये दोनों चीजें हमें विटामिन डी से महरूम रखती हैं। लिहाजा यहाँ विटामिन डी सप्लीमेंट की ज्यादा जरूरत है। जो भी घर में हर किसी को विटामिन डी कम होगा। अगर हम टेस्ट करेंगे 10 आदमी होंगे, जो 10 फैमिली मेंबर्स होंगे, 9 के तो होंगे ही होंगे कम विटामिन डी सप्लीमेंट ये लेवल्स। उनका उस पर असर उसका असर हड्डियों की जो कमजोरी होती है उसका जुड़ने पे भी असर पड़ जाता है। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया, उसका विटामिन डी कम है, उसके कैल्शियम लेवल्स कम है, तो उसका जो नॉर्मल टाइम है जुड़ने का वो थोड़ा बढ़ जाएगा, वो असर आ जाता है उससे। तो सर आखिरी सवाल आपसे कि आप क्या मशवरा देना चाहेंगे हमारे यूथ को, जो कि खेलते खेलते जिनको चोट लगती है, या फिर हमारे बुजुर्ग को जो कि आजकल विंटर्स में ज्यादा बोलते हैं कि हमें बैक पेन हो रहा है, हमें ये हो रहा है, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी? पहले बुजुर्ग की हम बात करेंगे, अगर उनको थोड़ा सा मौका मिलता है घर में चहल चहलकदमी करने का, उनको करना चाहिए। चाहे वो अपने लॉन में वॉक करिए, बाहर निकलेंगे स्ट्रीट में वॉक करेंगे थोड़ा सा, तो करना चाहिए। और धूप निकलेगी तो सनलाइट एक्सपोजर करना रहना चाहिए। और कैल्शियम रिच फूड्स लेने चाहिए, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे मिल्क है, वो चीज़ें लेनी चाहिए। मिल्क है, मिल्क इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक जो भी है। और रही बात अब यूथ की, अगर स्पोर्ट्स इंजरी किसी को हुई है या ऐसी कोई बात है, तो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए। ऐसे खुद ब खुद इलाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।